तो हमने लोन के ऊपर, हमारे ऊपर लोन था। पहली बात तो यह है कि बाबा जय गुरुदेव ने कहा था चांदी का रुपया था, धोखा हो गया, उसमें मेरे बच्चों का अमन चैन चला गया, सुख शांति चली गई। तो लोग बागों ने उसको पकड़ा और वो खबर हमको भी मिली। हमको मिली तो हमने तुरंत एक ट्रैक्टर उठाया। पैसा नहीं थे घर में, परंतु जुगाड़ सुगाड़ करके और उसको उठा लिया, तुरंत उठा लिया और केस डाल दिया कोर्ट में। हमने 777 मिलीग्राम के हिसाब से वो लगा करके गणित और दे दिया कि भाई इतने पैसा बैठते हैं, आप ले जाओ, बाकी हमारे निकल रहे हैं वो आपको हमें देने ही पड़ेंगे। तो वो पहले तो वो चले गए, ठंडे बस्ते में पड़े रहे। फिर 1 साल के बाद तक कोई खबर नहीं आई। उसके बाद 2 साल हुए। 2 साल बाद एक प्रेमी आए, उनने कही भाई साहब आपने ट्रैक्टर ले लिया। हमने यहाँ ले तो लिया है, तो भाई साहब उसकी किस्त जमा करवा दो। मैंने बेटा किस्त जमा नहीं होगी। कि क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी कि हमारे पैसे और निकल रहे हैं तुम पे। तो बोले, कहने लगे कि भाई जो बताओ कि आपने ट्रैक्टर कितने का खरीदा। मैंने कही मैंने 5.5 लाख रुपए का ट्रैक्टर खरीदा था। और आपने जमा कितना किया? हमने कि मैंने 1,30,000 रुपए जमा किए थे। तो भाई साहब वो कहने लगा कि भाई साहब बोलते तुम सही हो, सच्चे आदमी हो, सही बात बोलते हो। मैं तो सोच रहा था कि आप ये कहेंगे हमने इतनी किस्त जमा करी, इतनी किस्त जमा करी, इसलिए हमारे पैसे निकल रहे हैं। तो आपने जो लिया है वही बता रहे हैं। 1,30,000 रुपया जमा किए थे और 5.5 लाख का ट्रैक्टर था। हमने कि जी साहब। तो कि ये बताओ, मेरी समझ में ये नहीं आता है, 1,30,000 रुपया आपने जमा किया, 5.5 लाख का ट्रैक्टर, आपके पैसा हमारे पे कैसे निकल रहे हैं? मैंने उसको समझाया, मैंने कि हमारे रुपया की वैल्यू 777 मिलीग्राम गोल्ड है, उससे कैलकुलेट करके देखिए हमारे कितने पैसे निकल रहे हैं। तो वो मान गया। उसने कहा निकल तो रहे हैं वास्तव में, पर बात यह है कि हम दे नहीं पाएंगे। उसने कहा निकल रहे हैं आपके पैसे, परंतु हम दे नहीं पाएंगे। तो दे नहीं पाएंगे तो हम भी नहीं दे पाएंगे। जब ऐसे चलता रहा, फिर 6 महीने बाद फिर एक आदमी आया। उसने कहा दादाजी हम पे बहुत प्रेशर है, हमारी नौकरी जा रही है, इसलिए आप ऐसा करिए, आप सेटलमेंट तो कर सकते हैं। हमने कि सेटलमेंट का मतलब क्या है? कि राजीनामा। हमने कि राजीनामा कर लें, बताओ कैसे करेंगे? तो कहने लगे कि आप ऐसा करो, कुछ पैसे हमको दे दो तो हम कर लेंगे। हम कितना दे दें? तो बोले कि ऐसा करो आप 5 लाख का है तो 2.5 लाख रुपए हमको दे दो, हम आपको फ्री कर देंगे। हमने कही लाला ऐसा नहीं होगा, हम आपको अगर आप कहो तो हम आपको 10-25 हजार रुपया दे सकते हैं, इसके अलावा हम पे ज्यादा है नहीं। फिर बात चलती रही। 4-8 दिन बाद हमारा लड़का था, वो डरा हुआ था, वो कहना पापा कब तक मरते रहेंगे अपन, ऐसा करो इसको खत्म कर देते एक बार। मैंने कहा भाई ऐसी इच्छा है तेरी, वैसे मरने वाला तो कोई है नहीं, सब काम बनेगा अच्छा। परंतु मैंने कहा पापा जी मेरी बात को मानो, तुम इसको यहीं खत्म कर दो। तो मैंने कहा बता भैया कितने लेगा, सही पैसा बता। बाने कही तो फिर ऐसा करो आप 2 लाख दे दो। फिर बोला 1.5 लाख दे दो। हमने कही 1.5 लाख 1.5 लाख कुछ नहीं, 1 लाख रुपया हम दे सकते हैं आपको। वो भी लड़का ने कह दिया 1 लाख रुपया दे सकते हैं। तो 1 लाख में फिर उसका सेटलमेंट हो गया। जब मेरा सेटलमेंट हुआ तो फिर मेरे हाथों से 20 केस लगे हुए थे, सब में जो बांध थे सब में सेटलमेंट हो गया। किसी का 50,000 में, किसी का कितने का। बैंक थी तो उस पर कम से कम रुपया था 5-6 लाख। तो मैनेजर ने कहा आप दादाजी ऐसा करिए, आप ज्यादा नहीं, आप 6,000 रुपए दे दीजिए, 6,000 में सेटलमेंट हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये है सब केसों में सेटलमेंट हो गया है, पर मेरी गलती ये रही
कि सेटलमेंट नहीं करने चाहिए था, क्योंकि वो लड़ाई थी, उसमें जो आनंद आ रहा था वो आनंद खत्म हो गया। फिर हमने दोबारा से, अब हमने बिजली के ऊपर हमने लगा दिया है। बिजली के ऐसे 10 केस हैं, वो इस टाइम पे चल रहे हैं। अब वो आते हैं, दादाजी बिल जमा कराओ, बेटा बिल जमा नहीं होंगे, हमारे पैसा बहुत निकल रहा है आपके पास। तो कई बार आते हैं लोग, बात चले जाते हैं, हम बताते हैं उनको ऐसे ऐसे हमारे पैसे निकल रहे हैं भाई, हम जमा नहीं करेंगे बिल्कुल। तो कम से कम 8 साल हो गए, हमने अभी तक कोई बिल जमा नहीं किया है। ऐसे ही 8-10 केस हैं, उनमें कोई बिल जमा नहीं किया है, और वो मान रहे हैं हमारी बात को और दब भी रहे हैं। एक दिन एक बिजली का अधिकारी आया, 4-5-6 लोगों को लेकर के आया, बोले दादाजी पैसा जमा करो। हमने पैसा नहीं है बेटा। क्यों? हमारे पैसा निकल रहे हैं। ऐसा करो, निकल रहे हैं तो आप लेते रहना, जाओ भाई 2 आदमी जाओ खम्मा पे चढ़ के कनेक्शन काट दो। हमने कही तू खम्मा पे चढ़े की बात कर रहा हो, तू खेत में पांव रख दे तो तेरा पांव नहीं काट दे तो हमसो को कहे वो। तो फिर वो लौट के तुरंत सड़क पे आ गया, कहने लगा दादा बड़े बेकार आदमी हो, एक तो बिल नहीं देते हो और दूसरे हमारे हाथ पैर भी काटते हो। हमने कि वो मिलेगा नहीं आपको, जो हमारा नियम है उस नियम में आ जाइए तो हम कुछ करेंगे, इसके अलावा हम कुछ करने वाले हैं नहीं। तो ये सब है। कोर्ट में जो आपने वकील ने मना कर दिया, जब जज को कैसे समझाया था वो बता दो। जिला मुरैना का केस है। जिला मुरैना में जब केस लगाया, वो भी बिजली का ही था। तो वो मजिस्ट्रेट एक लड़की थी, वो उसको रखे बैठी थी। हमने कही बेटा इसको लगाओ, इसको चालू करो। तो कहने लगे कि दादाजी वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने कि बेटा समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं किसी अच्छे मास्टर से, तो आप भी लगा लो कहीं पर ट्यूशन, तो समझ में आ जाएगा। तो हंसने लगी, दादाजी अब हम ट्यूशन कहाँ लगाएं, आप ही समझा दो। मैंने कहा हम तो समझा देंगे आपको, परंतु तुम हमारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो। इस केस में हमने जो भी लगाया इसमें पूरा लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लो और इसको मान जाओ। पर वो नहीं मान रही थी। फिर उसने कहा ये बताओ दादाजी तुम्हारी कोई भारत सरकार से लड़ाई चल रही है? हमने कही हाँ हाँ बेटा तुमने सही बात परखा, लड़ाई तो है ही। तो लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इस बात की है कि हमारा चांदी का रुपया था उसको ले गए जे, वो हमें कागज का थमा दिया है। अब हमारा ये कहना है कि अपना कागज का ले जाओ, हमारा चांदी का दे जाओ, बस ये लड़ाई है। तो फिर कहने लगी कि दादाजी इसमें परेशानी क्या है? हमने कही पूरी परेशानी है इसमें। ये बताओ कि 1 रुपया चल रहा है चांदी का, वो भी 1 रुपया है, और दूसरा रुपया जो चल रहा है वो एक लोहे का है बड़ा सा, वो भी 1 रुपया है। उसके बाद में 1 रुपया स्टील का चल रहा है, वो भी 1 रुपया है। 1 रुपया ऐसा चल रहा है कि बहनें बिटियां उसकी बिंदी लगाती, बिल्कुल छोटा सा चल रहा है, तो वो भी 1 रुपया है। तो भाई साहब इसमें असली रुपया कौन सा है ये तो बताएं आप। तो वो कहने लगे कि असली रुपया देख के 100 रुपयन में, और उनने कहा कि असली वाला तो ये है, वो चांदी वाला उठा लिया। तो हमने कही ये सुनार की दुकान पे जब जाओगे तो इसको ऐसे करके फेंक दोगे तो ये 900 रुपए का बिक जाएगा। हाँ, और ये आपका कितने का, कितने में जाएगा जी? कोई लेमन जूस की गोली नहीं देता इसकी। तो वह कहने लगे हाँ दादाजी बात तो सही है। हमने कि बताइए कितना बड़ा कानून बनाया है कि कोई रुपया को छेड़ेगा उसको आजीवन कारावास हो जाएगा, ऊपर से 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। बताइए चांदी का रुपया था, लोहा का रुपया बना दिया, बताइए कूटकरण हुआ कि नहीं हुआ? तो जज साहब कह रहे हाँ कूटकरण तो हुआ है।
तो मैंने कूटकरण हुआ है, फिर उसके बाद में जे रुपया बनाया, फिर जे बनाया, जे बनाया, फिर कागज का बना दिया। कूटकरण हुआ कि नहीं हुआ? कहां कूटकरण तो हुआ है। तो फिर वही बात है, कूटकरण क्यों कर रहे हो? हमारे रुपया को या तो मान लो सही। तो वो कहने लगा मैं मना नहीं कर रहा हूं दादाजी, मैं आपको केस को ले लेता हूं। तो मैंने कि ले लो फिर। तो उसने वो केस को ले लिया। तो ये सब है, कहानी तो बहुत है, कई केस हैं, कई जगह गए, कई जगह बातचीत हुई। तो बोले कि फिर तुम कैसे मांग रहे हो? तो मैंने कहा चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात कि कोइनीज एक्ट 2011 में रुपए के मानक का जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब अगर 1 जनवरी 2011 को कोइनीज एक्ट आया है तो 31 दिसंबर 2010 तक मानक था। ठीक है कि नहीं भाई? ये तो था उस समय तक, यानी कि 1906 कोइनीज एक्ट लागू था और उसमें रुपए के मानक का जिक्र है कि रुपया जो है वो 15 रुपए बराबर एक मोहर, 15 रुपए बराबर एक मोहर है, उसमें स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। तो मैं कहा वो था? बोले हाँ था। तो जब 1 जनवरी को तुम लाए हो कानून, तो उस समय से जो पहले नोट चल रहे थे उनके बदले जो सोना था तुमने वापस दिया क्या पब्लिक को? भाई उनके उस नोट के पीछे तो सोना था, वो पहले तुम वापस करते, जब लोगों के पास वो जमा हो जाता वापस, फिर लोग बताते कि भाई तुम कागज का चलाओगे किसका चलाओ। ये तो लूट हो गई ना। तुमने मुझसे तो दिया गिलास सोने का, और जब तुम्हारे बच्चे आए उस गिलास को मांगने के लिए मेरे से, मैंने कहा ले जाओ तुम यार लोहे का गिलास। अन्याय हुआ ना, है कि नहीं है? तो ये सिद्धांत को जब आप नहीं समझोगे, जब तक आपको समझना पड़ेगा ये, जैसे ही आपकी समझ में आ जाएगा फिर चीजें आसान हो जाएंगी। देखो इन्होंने लड़ाई लड़ी, चीजें आसान है बिल्कुल, हलवा है नहीं। हम क्या चाहते हैं कि बनी बनाई खीर मिल जाए हमको, और खा ले, मीठा भी ना डालना पड़े अपने से उसमें। ऐसी आदत बना रखी है हमने इस व्यवस्था के कारण, पढ़ाई के कारण, और हमारी जो है ना रिस्क लेने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। हम डरते इतने हैं, डरपोक हो गए हैं हिंदुस्तान का आदमी। अरे इतनी बेहतरीन आबो हवा, भगवान का दिया हुआ सब कुछ यहाँ है, पानी है, मिट्टी है, हवा है, लोग है, परिवार है, फिर भी डरते हैं हम लोग। क्या होगा जी, कैसे होगा जी? ठीक है कि नहीं? जिस भारत को दुनिया को रास्ता दिखाना था वो खुद अंधेरे में डूबा हुआ है। भाई परमात्मा क्या कर सकता है? परमात्मा ने अपना पूरा वैभव इस देश के ऊपर लुटा दिया है। जिस झारखंड को हम सबसे गरीब राज्य कहते हैं, वो 17 देशों को खरीदने की ताकत है उसके पास, यूरोप के। इतना खनिज उसकी मिट्टी में है, जमीन के नीचे है। अभी कह रहे हैं कि सोने की कमी पड़ रही है। सोना उधर सिंगरौली में सोना निकल रहा है, मध्य प्रदेश में। प्रोफेसर साहब आपको बता रहे थे कि 58% संसाधन आप 33% संसाधन में 40 में इस्तेमाल कर रहे हो। 58 नहीं, इस देश के और दुनिया के पूरे संसाधन मात्र 21 लोगों के पास है। 99% संसाधनों पर कब्जा 21 लोगों का है बस। ये सब सब्सिडरी कंपनी है उनकी, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये जो है ना सब्सिडरी है। कल बताया ना 1270 लाख करोड़ है ब्लैक रॉक वैनगार्ड का एनुअल बजट, और भारत सरकार का बजट 50 लाख करोड़ है। वो 50 लाख करोड़ के खर्चे करने के लिए भी जो है ना टैक्स कलेक्शन वो 40 लाख करोड़ का ही है। 10 लाख करोड़ का लोन लेना है, लोन लेने से पहले ब्याज देना पड़ेगा पिछला, तो आधे से ज्यादा बजट जो है ना वो ब्याज देने में चला जाता है। और 90% जो भारत का बजट है वो नॉन एक्सपेंडिचर है, सॉरी अनप्लैंड एक्सपेंडिचर पे खर्च होता है। बजट जब बनता है तो उसमें पहले योजना बनती है कि पहले प्लान एक्सपेंडिचर है, प्लान एक्सपेंडिचर है जिसमें विकास की योजनाएं आती हैं, उसमें 10% है। अनप्लान एक्सपेंडिचर क्या है? उसमें सैलरी है अधिकारियों की, नेताओं के खर्चे हैं, 8,000 करोड़ का प्रधानमंत्री का विमान है, तो वो अनप्लान एक्सपेंडिचर में आता है। एसपीजी की सुरक्षा, ये तो भारत सरकार का जो बजट है उसमें से 90% तो उसी में चला जाता है दोस्तों। तो भी सारा विकास किस पे हुआ है? ये सब कर्जे पे बना हुआ है, सब कर्जे पे बना हुआ है टोटल। क्योंकि ये बजट जो है ना, बजट का प्रारूप अंग्रेजों ने शुरू किया था। जब अंग्रेजों ने यहां बनाया 1910 में बजट, क्योंकि उनको तो मौज मस्ती करनी थी, उनको पब्लिक से कोई मतलब था नहीं, तो वो 90% से ज्यादा खर्चा अपने ऊपर करते थे। ऐशो आराम, 350 का जो घर है ना वो कमरे का राष्ट्रपति का, उसमें वाइस रॉय रहता था। तो जब हमारा आदमी वहां पहुंचा तो उसने भी बोला तुम भी ऐश करो, पब्लिक तो बेवकूफ है। ठीक है ना?
तो इस पूरी व्यवस्था को अगर उलट करना है, भाई देखो आज यहां इतने वो लगे हुए हैं माइक, इतने लोग वीडियो बना रहे हैं, तो एक बार, क्योंकि हमको खुद अपना मीडिया बनना पड़ेगा, मीडिया इन बातों को दिखाएगा नहीं। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, प्रोफेसर में, सिलेबस में ये चीजें आ नहीं सकती हैं। तो हमको खुद अपना मीडिया बनना है, खुद हमको वकील बनना है, खुद हमको अपना डॉक्टर बनना पड़ेगा, है ना, खुद हमको खेती किसानी वाला बनना पड़ेगा। तो सारी चीजें हमको ही करनी है। इसलिए ये अभियान है कि भाई जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट हो या जिसमें जो रुचि हो वो आगे बढ़े। उसमें कहीं दिक्कत हो तो इतने सारे लोग हैं, वो इस दिक्कत को हल करेगा। एक दूसरे से ऊर्जा ले लो, कोई दिक्कत आ रही है एक दूसरे की मदद कर दो। ये मत हो कि भाई पूरा डिपेंड हो जाओ आपकी, भाई यही कर देगा सब कुछ, जनता सरकार मोर्चा ही सब कुछ कर देगा। नहीं, आप अपने को पहले मानो, क्योंकि जब हम मान लेते हैं, भारत के आदमी की एक खासियत और है, जब हम मान लेते हैं तो ठान लेते हैं फिर, ठीक है ना। तो आप मान लो बात को, जिस दिन आप मान लोगे फिर दादाजी वाली स्थिति में आप आ जाओगे, फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही बिजली का बिल है, बिजली के बिल में भी उसी तरीके से क्वेश्चन पूछना है आपको। मान लो आपका 1 लाख का बिजली का बिल है, आप उसको बोलो कि भाई किस में जमा करूं, मैं तो भारत के वैध रुपए में जमा करूंगा। कोई अधिकारी, नेता, मंत्री या कोई भी जज ये नहीं कह सकता कि तुम वैध रुपए में जमा ना करो। वैध रुपये के हिसाब से जमा कर देंगे, भाई ये रहा तुम्हारा, बात खत्म। अब वो बोलेगा वैध रुपया क्या है, ये रहा भाई पढ़ ले, ये है वैध रुपया, वो तो फिर बहस का विषय आ गया ना। तो ये है। अब एक और मैं आपको टेक्निकल बात बता देता हूं इसमें, रुपए वाले में। एक वकील से बात कर रहे थे हम, तो उसको मैंने कहा एक बात कि भाई अच्छा, उसकी समझ में नहीं आई ये बात 1906 फलाना कोई नहीं एक्ट स्टैंडर्ड। तो मैंने उसको कहा ठीक है, 1947 में आजाद हुआ 15 अगस्त को भारत। मैं कहा वो बोला हाँ ठीक। मैं कहा उससे पहले अंग्रेजों की सरकार थी, हाँ थी जी। तो मैं कहा 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे भारत आजाद हुआ, तो 11 अगस्त 1947 रात को 11:55 पर अंग्रेजों का रुपया भारत में चल रहा था, ठीक है। तो मैं कहा उस रुपये में, वो मेरे पास था उस समय 1940 से जो 47 तक है ना, उसमें 40% ही है चांदी की मात्रा। तो मैं कहा उस रुपये में जो है, उस समय 500 रुपए का चलता था वो, आज तो चांदी का रेट बढ़ गया तो ज्यादा का है। तो मैं कहा उस रुपये में तो आ रही है 500 टॉफी, और ये जो रुपया है तुम्हारा 15 अगस्त 1947 को, 15 को 5 मिनट का अंतर है ना, इसमें आ रही है एक टोपी। ये साला कौन सा चमत्कार हुआ, जादू हुआ? ये इसका उत्तर दे दो तुम मुझे, भाई इसमें कौन सा जादू हो गया 5 मिनट में? वो 500 की जो कैपेसिटी है उसकी परचेजिंग, वो कहां गायब हो गई? क्यों वो गायब वहां हो गई दोस्तों? क्योंकि 3744 करोड़ रुपए, रुपए, रुपया क्या है, क्या है? 777 मिलीग्राम गोल्ड, मतलब 15 इंटू 1 से जब आप रेशो निकालोगे तो 777 आ जाएगा। अगर सोने में नापना है, वैसे तो चांदी का है रुपया। तो वो अंग्रेज ले गए उसको जिस दिन आजादी आई, 3744 करोड़ मोहर के रूप में ले गए वो उसको। उन्होंने कहा भाई तुम अपना अपना चला लो, अब ये हमारा है रानी का, इसको हमें दे दो। तो आरबीआई का एक नियम उन्होंने बना रखा था, आज भी है, कि जो 90% जो जमा था लोगों का धन, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखते थे उसको। बैंक ऑफ बीआईएस जो है ना, बैंक ऑफ सेटलमेंट इंग्लैंड के अंदर, वहां रखते थे वो वहीं का वहीं रह गया। और यहां तुम अपना कागज कागज लोहा निकल में खेल लो। तो भाई क्यों आज तक कोई अर्थशास्त्री ने इस पर बात नहीं करी? ये डाटा जो है ना अंग्रेजों का ही है निकाला हुआ, क्योंकि हमारे आदमी को इतनी अकल नहीं है कि वो रिसर्च कर ले। उसको तो पूछोगे ना आप किसी से, मुझे नौकरी करनी है जी साहब, मैं क्यों पचड़े में पढ़ूं? मौलिक काम नहीं हुआ है इस देश के अंदर, मौलिक चिंतन नहीं हुआ है। तो हम यहां जो कर रहे हैं 3 दिन में, वो मौलिक चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं, मौलिक बात, सिद्धांत की बात करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां से जब आप जाओगे अब, तो अब आप अपने जीवन में बदलाव लाना और देखना कि क्या कर सकते हैं हम लोग इसके लिए। अब जैसे सवाल आया है, अरे ये भी अच्छा,
ये सवाल आया है भाई साहब का कि बैंकों की बैंक जो आम किसान की जमीन बंधक किसान क्रेडिट काम पर रख रखी है उन्हें कैसे मुक्त कराया जाए, क्योंकि आम गरीब किसान ऋण नहीं दे पा रहा है। मिल गया उत्तर कि नहीं मिला? है ना? बस ठीक है। वकील की हमें क्यों जरूरत है? क्यों ना हम ऐसा सिस्टम बनाए जो सीधा फरियादी की बात समझता हो। बिल्कुल भाई, सिस्टम तो बना ही लेंगे हम, उसी पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जिस व्यवस्था से लड़ना है तो उस व्यवस्था की समझ आपको होनी चाहिए और उसके दांवपेच और हथियार आपको यूज करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे। यदि कोई आदमी आपके साथ फुल टाइम कार्य करना चाहता है तो आपके पास क्या प्रारूप है? क्योंकि कोई और संस्थान ऐसा नहीं बचे हैं जहां से धर्म के अनुसार सत्यता को धनोपार्जन किया जा सके। यहां कोई प्रारूप नहीं है भाई, फुल टाइम करना है। डॉक्टर साहब ने कहा है हमको ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपना खर्चा खुद उठा के समाज का काम कर सके, क्योंकि हमने इसको ऐसा बनाया नहीं है कि किसी से दान लेना है और भर्ती करनी है किसी की। आप जहां हो आपको वहीं काम करना है और अपना रोजगार की व्यवस्था करनी है, स्वरोजगार की। ठीक है ना? जब कांग्रेस बनी थी तो उसमें तनख्वाह मिलती थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जीवन यापन करने के लिए, और जो किराए का आदमी है वो क्रांति नहीं कर सकता, उसको तो तनख्वाह पे काम करना है, नौकरी करनी है जी उसको। तो वर्ल्ड बैंक के पास जो गिरवी है उसका प्रमाण कहां से मिलेगा? आप निकाल लो, आरटीआई लगा लो भारत सरकार से कि भाई तुम ये जो लोन ले रहे हो किस आधार पे ले रहे हो, आरटीआई लगा लो, पूछ लो अपने जिलाधिकारी से, उससे